इस वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता पेज नंबर 24 से पेज नंबर 30 की ओर अपन बढ़ेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता में है वी डी सावरकर। 1883 से लेकर 1966 तक। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भांगुर गांव, महाराष्ट्र में हुआ। इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। विनायक इन्हें अपने गुरु मानते थे। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु पर आयोजित शोक सभा का सावरकर ने विरोध किया। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा और इसका विद्रोह किया। सावरकर ने मैगजीनी की जीवनी का मराठी में अनुवाद किया था। वी डी सावरकर ने 1899 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था आरंभ की, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज में परिवर्तित कर दिया। सावरकर लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप का लाभ उठाकर 1906 में बैरिस्ट्री वकालत करने लंदन गए। उन्होंने 1857 की क्रांति पर मराठी में एक पुस्तक प्रकाशित की और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बता दिया। सावरकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर न कहकर भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने 1909 में इन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्हें इंडिया हाउस जैसे क्रांतिकारी समूह से संबंध रखने के कारण 1910 में गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें बंदी बनाकर 8 जुलाई 1910 को जलियान एस मारिया से भारत लाया जा रहा था तो वे समुद्र में कूद गए, लेकिन पकड़े गए तथा उन्हें अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। इन्हें अपने कार्यों के लिए 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सावरकर को ये सजा नासिक षड्यंत्र केस 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के संबंधित के तहत हुई थी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक लगभग 10 वर्ष तक कालापानी की सजा के तहत सेलुलर जेल में रहे थे। वी डी सावरकर को 1921 ईस्वी में जेल से मुक्ति मिली। सावरकर भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। सावरकर ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। सावरकर भारत विभाजन की स्वीकृतिकरण कांग्रेस के कट्टर विरोधी हो गए थे। सावरकर 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने और 1938 ईस्वी में इसे राजनीतिक दल घोषित कर दिया गया। कालापानी उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। मेरा आजीवन कारावास उनकी आत्मकथा है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 से 1894। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है 1838 से लेकर 1894। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान, महान कवि, विख्यात उपन्यासकार, साहित्य एवं राष्ट्रवादी थे। उन्होंने देशभक्ति के विचार को धर्म के आवश्यक अंग के रूप में प्रस्तुत किया। बंकिम का जन्म 26 जून 1838 को 24 परगना बंगाल के कांठलपाड़ा नामक स्थान पर हुआ। वे मैकाले द्वारा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा नीति के अंतर्गत 1857 में स्थापित कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले स्नातक थे। उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किया गया और कुछ समय बाद वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर पहुंच गए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। 1864 में अपना उपन्यास दुर्गेश नंदिनी तथा 1882 ईस्वी में आनंदमठ लिखा। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। उन्होंने अपना प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम 1874 में लिखा था, जिसे बाद में अपने उपन्यास आनंदमठ में शामिल कर दिया गया। बंकिम चंद्र ने 1872 से बंग दर्शन नामक साहित्यिक पत्र भी निकालना शुरू किया। कपाल कुंडला, मृणालिनी, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, इंदिरा राधा रानी, कृष्णकांत सवीला, विश्व वृक्ष, मोचीराम
गोरेर आदि बंकिम चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास है। ललिता ओ मानस इनका कविता संग्रह है। लाला लाजपत राय 1865 से लेकर 1928। शेर पंजाब आर्य समाजी लाल लाजपत राय का जन्म दूधी के लुधियाना पंजाब श्री राधाकृष्ण के घर 1865 में हुआ। उन्होंने हिसार में आर्य समाज की शाखा एवं संस्कृत विद्यालय स्थापित किया। शीघ्र ही वे लाहौर चले गए। लाहौर में दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज डीएवी खोला। उन्होंने पंजाबी उर्दू दैनिक वंदे मातरम तथा एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र द पीपल आरंभ किया। लाला लाजपत राय ने कुछ समय अमेरिका से यंग इंडिया का प्रकाशन भी किया। लाला जी ने महान अशोक, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षा और छत्रपति शिवाजी आदि कई पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकों में इटली के देशभक्तों में मैजिनी और गैरिबाल्डी की जीवनियाँ भी शामिल हैं। इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ आत्मकथा इनकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। यह त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, जिन्होंने उग्रवादी दल का संगठित किया, की एक कड़ी थे। लालाजी को 18 माह तक इनकी उग्रपंथी गतिविधियों के कारण मांडले जेल में कैद रखा गया। 1907 में इन्होंने पंजाब में विशाल कृषक आंदोलन का संगठन और नेतृत्व किया। इस कारण इन्हें अजीत सिंह के साथ बर्मा निष्कासित कर दिया गया था। 1920 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना लाहौर में की। उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज और तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिकल स्थापित किए। लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक व लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की। लाला लाजपत राय 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। बम्बई में स्थापना कर दी थी इसकी। 1920 में वे कांग्रेस के कलकत्ता में हुए अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद लालाजी स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। सन 1928 में सैमन कमीशन भारत आया। कांग्रेस ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया और इसके विरुद्ध देश भर में प्रदर्शन हुए। जब यह कमीशन लाहौर पहुंचा तो स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ थी। लाला लाजपत राय प्रदर्शन के नेता थे। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। लालाजी सबसे आगे थे, इसलिए कई लाठियां एकदम उनकी छाती में लगी। इस पर गर्जना करने हुए लालाजी ने कहा कि मेरी छाती पर हुआ एक एक लाठी का वार भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की ताबूत में एक एक कील साबित होगा। लाठियों के वार से वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, भारतीय सौरमंडल में एक सितारा डूब गया है। लालाजी ने यंग इंडिया में लिखा है, 1857 की क्रांति राजनीतिक व राष्ट्रीय दोनों थी। बाल गंगाधर तिलक 1856 से 1960 ईस्वी। प्रख्यात भारतीय राष्ट्रवादी नेता व विद्वान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित रत्नगिरी में चिंखली गांव में चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। तिलक के बचपन का नाम केशव था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त पूर्ण स्वराज्य की स्थापना की मांग की। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य की मांग स्पष्ट रूप से की। तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। एक राजनीतिक नेता के रूप में तिलक ने केसरी मराठी भाषा में 1881 ईस्वी में बम्बई से तथा मराठा अंग्रेजी भाषा में 1882 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित कर अपने विचार एवं संदेशों का प्रचार किया। तिलक भारत के किसी भी मामले अंग्रेजी हस्तक्षेप के खिलाफ थे। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का इसलिए विरोध किया। उन्होंने 1893 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी मेला आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना के प्लेग कमिश्नरों की हत्या कर दी, तो तिलक को भी इनको हत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में 18 माह की सजा दी गई। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी माने जाते हैं। 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा तथा नेपाली के राजा की मदद से भारत में विद्रोह की योजना बनाई, लेकिन इनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। 1905 में उन्होंने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया ताकि विध्वंसकारी साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। वे गर्म दल के नेता थे। 1907 में कांग्रेस की सूरत फूट के बाद उन्होंने विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय लाल बाल पाल के साथ कांग्रेस के अंदर गर्म दल संगठित किया। 1908 में भारतीय प्रेस अधिनियम में कहा कि किसी अखबार में विद्रोह फैलाने वाली सामग्री नहीं छप सकती। तिलक ने अपने अखबार केसरी में
में उत्तेजक लेख छापे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया। उन्हें बर्मा की मांडले जेल में रख दिया गया। तिलक 1908 से 1914 तक 6 वर्ष बर्मा की मांडले जेल में कैद रहे, लेकिन जब 1914 में तिलक भारत लौटे तो वे उदारवादी हो गए। उन्होंने एनी बेसेंट को अपना नेता मान लिया व उनके हेरुमल मूवमेंट में सक्रिय भाग लिया। 1916 में तिलक ने पूना में होम रूल लीग का गठन किया। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। एक अंग्रेज पत्रकार वैलेंटाइन चिरोल उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता समझते थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने हिंदू नेताओं को समझाया, जिससे मुस्लिम लीग से समझौता हुआ। उसे लखनऊ समझौता कहते हैं। इन्हें आदर से लोकमान्य, पूरे संसार में सम्मानित कहा जाता था। इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद का पिता और भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है। तिलक प्रकांड विद्वान भी थे। आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, टेनेट्स ऑफ द न्यू पार्टी और गीता रहस्य उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तिलक ने अक्टूबर 1893 में पूना में एक अन्वेषणात्मक ग्रंथ द ओरियन रिसर्च इनटू द एंटिटी ऑफ द वेदास लिखा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी में बम्बई में तिलक की मृत्यु हो गई। उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी ने उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता और नेहरू जी ने भारतीय क्रांति के जनक की उपाधि दी। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। 1918 में उन्हें कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया, किंतु वे लंदन में थे, इसलिए मदन मोहन मालवीय ने उनका स्थान लिया। विपिन चंद्र पाल की बात कर रहे हैं। 1858 से लेकर 1932 ईस्वी तक ये रहे। विपिन चंद्र पाल का जन्म 1858 ईस्वी में हबीबगंज, अब बांग्लादेश में हुआ। ब्रह्म समाजी नेता केशव चंद्र सेन के व्याख्यान सुनकर वे सनातन धर्म छोड़कर ब्रह्म समाजी बन गए। वे एक प्रसिद्ध वक्ता भी थे। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर स्वराज नामक एक पत्रिका निकाली। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने न्यू इंडिया नाम से एक अंग्रेजी साहित्य साप्ताहिक चलाया था। प्रतिष्ठित नेता और भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के जनक विपिन चंद्र पाल 1886 ईस्वी में कांग्रेस के सदस्य बने। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए स्वदेशी आंदोलन में विपिन चंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका थी। विपिन चंद्र पाल फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट इन इंडिया नाम से प्रसिद्ध थे। पारदर्शक साप्ताहिक जो सिलहट से छपता था के प्रकाशक और बंगाली और द लाहौर ट्रिब्यून के सहायक संपादक थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं द सोल ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनलिज्म, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, हिंदू रिव्यू व क्वीन विक्टोरिया थी। अरविंद घोष विपिन चंद्रपाल को राष्ट्रवाद का सबसे महान पैगंबर कहा करते थे। विपिन चंद्रपाल ने द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया पुस्तक में मजदूरों की दशा सुधारने की वकालत की थी। चंद्रशेखर आज़ाद 1906 से 31 ईस्वी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भावरा गांव, झाबुआ, मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 को पंडित सीताराम तिवारी व माता जगरानी देवी के घर पर हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 से 31 तक है ना, ये भी ध्यान रखना है। इनका पैतृक निवास बदरका गांव, उत्तर प्रदेश था। आज़ादी असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए गए और मुकदमे में अपना नाम आज़ाद बताए जाने के बाद इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। गांधी जी द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद यह क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। 1 जनवरी 1925 को इस संघ ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवॉल्यूशनी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया। इस संघ की नीतियों के अनुसार 8 अगस्त 1925 को काकोरी घटना को अंजाम दिया गया था। काकोरी रेल डकैती 9 अगस्त 1925 के आरोप में जब इनके चार साथियों कौन कौन थे 4 साथी में इनके? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, तो इनके पश्चात उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक एक करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA का गठन किया और भगत सिंह के साथ लाहौर में लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स का वध करके लिया। सैंडर्स यद्यपि लालाजी पर लाठीचार्ज करने वाला पुलिस अफसर मिस्टर स्कॉट था और सैंडर्स गलत पहचान के कारण मारा गया करके लिया। 23 दिसंबर 1930 को वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन का
उड़ाने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मथुरा लाइन के नीचे बम विस्फोट किया। ट्रेन को उड़ाने के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मथुरा लाइन के नीचे बम विस्फोट किया, लेकिन वायसराय बाल बाल बच गया। 27 फरवरी 1931 को AP नॉट बावर के नेतृत्व में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई गोलाबारी में आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर पारा कहकर पुकारते थे। अब बात कर रहे हैं भगत सिंह जी की। 1907 से लेकर 1931 ईस्वी। भगत सिंह का जन्म 1907 में किशन सिंह संधू व विद्यावती कौर के यहाँ बांगा पाकिस्तान हुआ। भगवती सिंह मार्क्सवाद से प्रेरित थे। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। वह लाहौर में इन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी और शरचिंद्र सान्याल ने की थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट्स बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए फेंके गए थे। बम के साथ फेंके गए पर्ची में संदेश था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, बल्कि स्वयं को गिरफ्तार करवा लिया। उन्होंने नारा लगाया, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की तथा भगत सिंह ने पहली बार नारे के रूप में प्रयोग कर चर्चित बनाया। भगत सिंह ने अदालत में कहा कि क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके उन पर असेंबली में बम फेंकने तथा सैंडर्स की हत्या के आरोप में सैंडर्स की हत्या साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लालाजी पर प्राणघातक लाठीचार्ज करने के बदले की गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। उन्हें सुखदेव व राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद या इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। गांधी जी ने भी भगत सिंह के लिए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांचन नहीं जुड़ा था जितना भगत सिंह के साथ जुड़ा था। नेहरू ने भी इसकी मृत्यु पर कहा, जब भी इंग्लैंड सरकार हमारे साथ कोई बात करेगी और कोई समझौता करना चाहेगी तो हमेशा हम दोनों के बीच भगत सिंह की लाश होगी। भगत सिंह विचारों से समाजवादी थे। वे कहा करते थे कि मैं जो गरीबों का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूं जितना अंग्रेजों से। भगत सिंह ने कई पुस्तकें लिखी जिनमें ऑटोबायोग्राफी, इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, द डोर टू डेथ, द आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया और मैं नास्तिक क्यों हूँ अक्टूबर 1930 में प्रमुख थी। सुखदेव 1907 से 1931। सुखदेव थापर का जन्म लुधियाना पंजाब में 1907 में हुआ। सुखदेव भीम भगत सिंह, कॉमरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोहरा ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। पुलिस द्वारा लालाजी की हत्या के राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद व राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या की। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में इन्होंने एक खुला खत गांधी के नाम लिखा तथा जिसमें इन्होंने महात्मा जी से कुछ गंभीर प्रश्न किए थे। न्यायालय में इन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम पर मुकदमा चलाया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। रासबिहारी बोस 1886 से 1945। रासबिहारी बोस का जन्म 1886 में कलकत्ता के हुगली जिले में हुआ था। 1906 में देहरादून में सरकारी सेवा करने लगे। देहरादून में उनका संपर्क बहुत से क्रांतिकारियों से हुआ। 28 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का दिन तय किया। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग्स, भारत का गवर्नर जनरल, पर बम फेंकने की योजना रासबिहारी बोस ने बनाई। लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम बसंत कुमार विश्वास ने फेंका था, पर लॉर्ड हार्डिंग्स इस हमले में बच गया। लॉर्ड रासबिहारी बोस एक फर्जी पासपोर्ट बनाकर P.N. टैगोर के नाम से 1915 में जापान चले गए। वहाँ उन्होंने एक जापानी लड़की से विवाह करके जापान की नागरिकता प्राप्त की। बोस ने जापान में न्यू एशिया
नाम से एक समाचार पत्र भी निकाला। रासबिहारी बोस ने ही सबसे पहले ये नारा बुलंद किया कि एशिया एशिया वासियों का है। 1942 में टोक्यो, जापान में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। इससे पहले दिसंबर 1941 में रासबिहारी बोस ने जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और कैप्टन मोहन सिंह को उसका प्रधान नियुक्त किया। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में सौंप दी। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के सभापति पद से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को इस पद पर नियुक्त किया। रासबिहारी बोस का देहांत 21 जनवरी 1945 को जापान की ही भूमि पर हुआ। इनकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व जापान सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा। सुभाष चंद्र बोस 1897 से 1945। नेताजी की जन उपाधियों से विभूषित होकर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ था। उनके पिता तथा माता का नाम जानकीनाथ बोस व प्रभावती बोस था। बालक सुभाष ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक में इंग्लिश स्कूल में प्राप्त की। यहाँ पर उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव की शैक्षणिक गतिविधियाँ एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में अनुभव किया। सन 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। सन 1920 में भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण कर चौथा स्थान प्राप्त की, परंतु मई 1921 में उन्होंने ICS से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार युवक सुभाष चंद्र बोस जो है 24 वर्ष की आयु में ही सांसारिक सुख सुविधा संपन्न ICS के उच्च पद को ठुकराकर ध्यनिष्ठ जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय किया। उनके व्यक्तित्व के विकास में रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता, स्वामी विवेकानंद की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, श्री अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और चित्तरंजन दास के राजनीतिक आदर्शों का गहन एवं स्थायी प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान। इतिहासकार R.C. मजूमदार के शब्दों में गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस ही थे। सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान आंदोलनकारी, क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक यथार्थवादी, प्रभावशाली वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और आज़ाद हिंद फौज के महानायक के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने युवकों को कांग्रेस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता के युवकों ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा का बहिष्कार बोस के नेतृत्व में किया। बंगाल सरकार ने आंदोलन का दमन करने हेतु चित्तरंजन दास, सुभाष के राजनीतिक गुरु, और सुभाष बोस को 10 दिसंबर 1921 को बंदी बना लिया। राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष बोस को ब्रिटिश सरकार ने 11 बार गिरफ्तार किया। उन्हें लगभग 8 वर्षों तक विभिन्न जेलों में रखा गया। सन 1925 से 1927 तक वे मांडले, म्यांमार में नजरबंद रहे। देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज्य दल 1923 से 26 की गतिविधियों में उन्होंने सक्रिय भाग लिया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य दल के दैनिक समाचार पत्र फॉरवर्ड के व्यवस्थापक और बंगाल प्रांतीय समिति के सचिव के रूप में सराहनीय कार्य किया। जब चित्तरंजन दास कलकत्ता नगरपालिका के निगम के महापौर बने, तब उन्होंने बोस के नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। बोस की कार्यपालिक प्रशासन के भारतीकरण की थी। परिणाम स्वरूप उन्होंने अक्टूबर 1923 में गिरफ्तार कर लिया। जेल से मुक्त होने पर उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हें सन 1930 में नगर निगम कलकत्ता का महापौर निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सन 1928 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने औपनिवेशिक स्वायत्तता या अधिक राज्य परिस्थिति के प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा। सुभाष दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने और 1931 तक इस पद पर रहे। 1934 में सुभाष की पुस्तक दी इंडियन स्ट्रगल 1920 से 34 प्रकाशित हुई। उन्हें 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हें प्रथम बार
सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस गुजरात और द्वितीय बार सन 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने अप्रैल 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य वामपंथियों को कांग्रेस में संगठित रूप से सक्रिय करना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस इस्तीफे पर संतोष प्रकट करते हुए सुभाष बाबू को देश नायक कहा। कोलकाता के हॉलवेट स्टैच्यू हटाने के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जुलाई 1940 में गिरफ्तार कर लिया। 26 नवंबर 1940 को बोस ने बंगाल के गवर्नर एवं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। आमरण अनशन के सूचना पत्र का बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा और सरकार ने बोस को 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त कर उन्हें उनके घर पर ही नज़रबंद कर दिया। भारत से प्रस्थान सितंबर 1939 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों जर्मन, जापान और इटली के मध्य द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। वे अपने कोलकाता निवास स्थान से जियाउद्दीन खां के नाम के पठान की वेशभूषा धारण करके 17 जनवरी 1941 को गुप्तचर पुलिस की आंख में धूल झोंकते हुए पेशावर से काबुल होते हुए जून 1941 में जर्मनी पहुंच गए। काबुल से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचने हेतु सुभाष ने ऑरलैंडो मैसोटा के छद्म नाम का उपयोग किया। सुभाष का लक्ष्य धुरी राष्ट्रों की सैन्य सहायता से भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था। बर्लिन, जर्मनी की राजधानी में वहां के अधिनायक हिटलर ने उनका न केवल स्वागत किया अपितु भारत की आज़ादी के संघर्ष में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। बोस जर्मनी में नेताजी के उपनाम से प्रख्यात हो गए। जर्मनी में सुभाष को फासिस्ट नेताओं की तर्ज पर नेताजी की पदवी प्रदान की गई, जो हिटलर की डेल फ्यूहरर, मुसोलिनी की इल ड्यूस और फ्रैंको की एल कैंडेलो की उपाधियों का हिंदी अर्थ था। जय हिंद के नारे का प्रचलन भी यहीं से शुरू हुआ। सर्वप्रथम 13 मार्च 1942 को उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए संदेश प्रसारित किया और भाषण का अंत क्रांति अमर रहे के जयघोष से किया। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति दिसंबर 1941 में जापान में मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करके दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड आदि के देशों पर आधिपत्य कर लिया। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए भारतीय क्रांतिकारी रासबिहारी बोस अप्रैल 1915 से जापान में निर्वासित जीवन ने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा जून में बैंकॉक, थाईलैंड में मलाया तथा सिंगापुर के लगभग 20,000 भारतीय युद्धबंदियों मिलाकर आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की। मूलतः आज़ाद हिंद फौज का गठन मलाया में 15 दिसंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बैंकॉक सम्मेलन में नेताजी सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने हेतु आमंत्रित किया। रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीयों की एक विशाल सभा में नेताजी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जून को लगभग 60,000 प्रवासी भारतीयों एवं सैनिकों को नेताजी बोस ने पूर्ण सैनिक गणवेश में आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति के रूप में संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको भूख, घोर युद्ध और कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। लाल किले तक पहुंचने और राष्ट्रीय झंडा फहराने के पहले आपको अपना सब कुछ सेवा करना पड़ेगा। इसी सभा में उन्होंने सेना को दिल्ली चलो का लक्ष्य एवं संदेश प्रदान किया। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना। अक्टूबर 1943 नेताजी बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की। 22 अक्टूबर को उन्होंने कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को गहन सैन्य प्रशिक्षण दिया। ब्रिटेन व अमेरिका के साथ युद्ध घोषित करने वाली इस आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले 23 अक्टूबर को जापान द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिसका अनुसरण करते हुए 8 अन्य देशों बर्मा 24 अक्टूबर, क्रोएशिया 27 अक्टूबर, जर्मनी 29 अक्टूबर, नानकिंग 1 नवंबर, मंचुको 1 नवंबर, इटली 9 नवंबर
थाईलैंड 19 नवंबर और फिलीपाइन ने मान्यता प्रदान कर दी। 22 अक्टूबर को रात्रि को आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवंबर में टोक्यो में आयोजित वृहद पूर्वी एशिया कॉन्फ्रेंस में जापान के सम्राट ने नेताजी बोस का स्वागत आज़ाद हिंद सरकार के प्रधान के रूप में किया था। ठीक है। इसी कॉन्फ्रेंस में जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने 6 नवंबर को आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान व निकोबार द्वीप सौंपने की घोषणा के बाद में नेताजी बोस ने इन द्वीपों की यात्रा की और अंडमान का शहीद और निकोबार को स्वराज्य नाम रखा। अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज्य नाम रखा। सुभाष बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना ने बर्मा भारतीय सीमा पर 8 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। मार्च 1944 में उसने कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहराया, परंतु इम्फाल पर अधिकार नहीं कर सकी। अंततः आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। 14 अगस्त 1944 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद आज़ाद हिंद फौज की भूमिका समाप्त हो गई। 6 जुलाई 1944 को बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। हवाई दुर्घटना में प्राणांत नेताजी बोस के अदम्य क्रांतिकारी जीवन का अंत 17 अगस्त 1945 को सैगोन, वियतनाम का आधुनिक नगर हो ची मिन्ह से जापान की यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में हवाई दुर्घटना में हुआ। यद्यपि नेताजी बोस के देहांत की तारीख पर अभी तक प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। यह भी जाने सुभाष बोस की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग। शाहनवाज खां, सुरेश चंद्र बोस व एस.एन. मत्रे आयोग 1956 ईस्वी नेहरू के समय। जी.डी. खोलसा आयोग 1970 से 1974 इंदिरा गांधी के समय। मनोज कुमार मुखर्जी आयोग 1999 अटल बिहारी वाजपेयी के समय। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916। बी.जी. तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मैक्स मुलर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? भगत सिंह ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन शिरोल। वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और तिलक ने अपना जीवन व्यतीत किया, बर्मा के मांडले जेल में। किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का प्रभार कब संभाला? 4 जुलाई 1943। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? सरोजिनी नायडू। 1946 में दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समुदाय की अध्यक्षता की भूलाभाई देसाई ने। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक कौन था? S.A. डांगे। स्प्रिंगिंग टाइगर आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किसने ये लिखा था, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। उनके मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब। यह नारा भगत सिंह के कारण प्रसिद्ध हुआ। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी होम रूल आंदोलन के दौरान। पेज नंबर 30 तक का कंप्लीट हुआ। इसमें टॉपिक था अपने राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता नाथ की पुस्तक है ये।